हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2025 का मॉडल पेपर क्लास 11th जैक का जो एग्जाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए कुल कितना होगा क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस होंगे। विकल्पीय प्रश्न है, देयर आर 40 मल्टीपल क्वेश्चंस। एमसीक्यू आने वाला है आपके एग्जाम में, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया। चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन, द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग का फादर किसको बोला गया है, तो लूका पैसियोली को बोला गया है बुक कीपिंग का फादर। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कौन है, तो पहला देखिए, ऑनर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करता है, इन्वेस्टर्स भी और मैनेजमेंट भी, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इन्वेस्टर्स भी यूज करता है, ऑनर्स भी और मैनेजमेंट भी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेन देन का अर्थ है ट्रांजैक्शन मीन्स। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिसमें कि मनी इन्वॉल्व हो, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंटेंजिबल एसेट इज। इंटेंजिबल एसेट होता क्या है, विच हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको कि टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट। यानी कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ए नंबर, गुडविल। चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय है, यानी कि मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इज। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि बिजनेस को जो अकाउंटिंग होता है ये सोच कर करना चाहिए कि बिजनेस हमारा क्या हो, चलता रहे। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख लिए, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय का चलते रहना। द्विपक्षीय अवधारणा में एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है किस पर बेस्ड होता है, यानी कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय लेखांकन प्रमाण बनाए जाते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मेटेड बाय। इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको कौन बनाता है, तो ICAI, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि इंडिया का पहला और विश्व वर्ल्ड का दूसरा नंबर है ये। तो ऑप्शन नंबर डी। लेखांकन के मूल प्रलेख हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आर। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में देखिए इनवॉइस भी शामिल होता है, पे इन स्लिप भी शामिल होता है और कैश मेमो भी शामिल होता है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। शुद्ध संपत्ति पर क्या प्रभाव होता है यदि 50,000 रुपए के देनदारों से रोकड़ प्राप्त होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट एसेट इफ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। सबसे पहले तो जो ये नेट एसेट है, नेट एसेट का मतलब हो गया यहां पर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, और डेटर जो है हमारा क्या होता है, करेंट एसेट होता है। तो अगर किसी डेटर से पैसा मिलता है तो क्या फिक्स्ड एसेट पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। प्रकृति व्यक्तिगत खाते का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसको भगवान ने बनाया, यानी कि इंसान, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खाता, यानी कैपिटल अकाउंट इज अ क्या, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है किसका जर्नल एंट्री होगा, तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हमारा किसका एंट्री होगा, ऑप्शन नंबर ए, नगद बट्टा के लिए, यानी कैश डिस्काउंट ही जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सैलरी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ₹10,000
विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, अगर किसी एम्प्लॉय को 10,000 रुपया पेमेंट करते हैं तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा? पेएबल है तो पेएबल है यानी कि बकाया है, आउटस्टैंडिंग, तो इसका एंट्री होगा हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। खाता बही प्रारूप में कितने खाने होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स इन लेजर फॉर्म, लेजर में कितने खाने होते हैं, मतलब यानी कि 8 होते हैं, और मैं ये भी बता दूं कि 4 डेबिट में और 4 क्रेडिट तरफ, ठीक है, 8 होते हैं। When the two aspects of a transactions are posted in the cash book itself, such entry is called, जब कैश बुक में 2 एंट्री को हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब भी क्या होता है? जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाता है, यानी कि 2 ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, द बैलेंस एज पर कैश बुक इज कितना? 10,000। चेक फॉर ₹2,000 वेयर इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, व्हाट वुड बी द बैलेंस एज पर पासबुक? देखिए ये है हमारा बीआरएस का क्वेश्चन, को हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग का जो बीआरएस बनता है, कैश बुक तो ये होता है प्लस कॉलम और एक होता है माइनस। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है? कैश बुक का बैलेंस दिया है 10,000, कैश बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 10,000, और 2,000 का चेक इश्यूड हुआ है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ, तो चेक इशू हुआ तो कैश बुक के बेस पर बना रहे हैं, तो चेक अगर इशू हुआ तो चेक इशू हुआ तो कैश बुक हमारा क्या हो जाएगा? कैश बुक हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पासबुक को देख करके कैश बुक को बैलेंस करना होता है। चेक अगर इशू होता है तो कैश बुक हमारा क्या हो गया? घट गया। तो कैश बुक अगर मेरा घट गया तो पासबुक को देख करके किसको बैलेंस करना? कैश बुक को। तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, यानी कि कैश बुक हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि जो 2,000 है वो हमारा क्या होगा? प्लस आइटम होगा। तो इसका जो बैलेंस होगा कितना होगा? 12,000 रुपया होगा। तो बैलेंस एज पर पास बुक 12,000। तो इसका आंसर हमारा होगा क्या? तो इसका आंसर होगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक 12,000। हमारा आंसर होगा। रोकड़ बही तथा पासबुक के शेषों के मिलान करने वाले विवरण पत्र को कहते हैं। अ स्टेटमेंट इज रिकॉन्सिलेशन कैश बुक एंड पासबुक इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट विच शो द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो ऑप्शन नंबर सी। ट्रायल बैलेंस इंडिकेट्स ब्लैंक एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? तो वो है अरिथमेटिकल शो करता है, यानी कि ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द एरर आर नोट बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन सा एरर नहीं आता? ये क्वेश्चन ही हमारा क्या है? गलत है। सब आता है। इसका आंसर अगर करना होगा आपको तो ऑल होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑल। बोल रहा है कि विच ऑफ द एरर आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस।
तलपट कौन सी अशुद्धियां प्रकट नहीं करता है? तो सारा को करता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 19, एमोटाइजेशन रेफर्स टू रिटेन ऑफ। एमोटाइजेशन का मतलब होता क्या है? देखिए, एसेट जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको कि देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। अगर टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट हमारा क्या होता है? ये गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको कि हम लोग क्या फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एमोटाइजेशन रेफर्स टू रिटेन ऑफ। तो एमोटाइजेशन में क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुडविल। गुडविल घटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमोटाइजेशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन। परचेज प्राइस ऑफ ए मशीन इज रुपीज कितना है? 1,10,000। इफ इट्स स्क्रैप वैल्यू इज कितना? 10,000 एंड यूजफुल लाइफ इज कितना? 10 ईयर्स। इट्स ईयरली डिप्रिसिएशन एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड विल बी। तो इसका क्या होगा? इसका निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए, 1,10,000 का मशीन है, जिसमें कि स्क्रैप वैल्यू कितना दे दिया है? 10,000, और लाइफ ऑफ मशीन कितना है? 10। तो एसेट जो है, एसेट जो दिया गया है माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और लाइफ ऑफ एसेट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या? लाइफ ऑफ मशीन। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 10,000। तो इसका आंसर होगा, डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 10,000। कुछ नहीं, मशीन का जो वैल्यू दिया गया उसमें से स्क्रैप वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि यूज करते करते जिस मशीन का वैल्यू बच जाता है, जिसको हम लोग बेच देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, डिप्रिसिएशन इज कमिंग अंडर। डिप्रिसिएशन जो है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है? तो वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आता है डिप्रिसिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीन। डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड। अगर हम लोग पुराने मशीन को रिप्लेस कर देते हैं, कब करते हैं? जब कोई नया मशीन आ जाता है तब ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो आप पहले आईफोन चला रहे थे 13, 14, अब क्या आ गया? 16 आ गया है। तो 16 जो 15 को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण जो मशीन को रिप्लेस कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो, अप्रचलन, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण जो मशीन को रिप्लेस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23, डिप्रिसिएशन इज अ। डिप्रिसिएशन क्या है हमारा? तो डिप्रिसिएशन हमारा नुकसान है। ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा? डिप्रिसिएशन क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व। कौन सा रिजर्व को फ्री रिजर्व बोला जाता है? तो जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व बोला जाता है। जनरल रिजर्व को किस नाम से और जाना जाता है? तो फ्री रिजर्व के नाम से जाना जाता है। रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम। रिजर्व कहां से क्रिएट होता है? देखिए, ये है आपका प्रॉफिट, ये है आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके अगर हम लोग फ्यूचर के लिए सेट असाइड करते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व। यानी कि प्रॉफिट में से जो पैसा निकाल कर रिजर्व में सेट असाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व। उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए ये बताइए।
ए नंबर होगा प्रॉफिट्स। 26 गुड्स सोल्ड टू जैद, जैद को गुड्स सोल्ड किया गया कितने का, 650 रुपए का। वॉज इंटर्ड इन हिज अकाउंट 500, जैद को सामान बेचा गया 650 रुपए का, 650 रुपए का, और उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया कितना, 500 रुपया, यानी कि 150 रुपया कम किया गया, 150 रुपया कम किया गया। नाउ जैद विल बी डेबिटेड बाय, जैद को कितने से डेबिट किया जाएगा, तो 150 रुपये से जैद को और क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो आंसर होगा 150। नेक्स्ट, एरर आर, अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां यानी कि गलती उसको बोलते हैं जिसको हम लोग जानबूझ करके करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलती बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंशनल मिस्टेक्स। इंटरनेशनल क्या, मिस्टेक, यानी कि जानबूझ करके किया गया गलती। अब जानबूझ करके जो गलती नहीं करते हैं उसको कपट बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, यदि नई मशीन के स्थापना पर दी गई मजदूरी खाते के नाम पक्ष में लिखी जाती है तो उसे कहेंगे, इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज, और सॉरी एक गलती हो गया है यहां पे, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर ये होगा। 28 में क्या है, अगर नए मशीन के इंस्टॉलेशन पर, नए मशीन के इंस्टॉलेशन पे जो पैसा हम लोग पे करते हैं तो उसको हम लोग किस अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो ये जो है वेजेस अकाउंट, इट इज, ये कौन सा गलती है, तो अगर मशीन खरीद के ले आए तो मशीन अकाउंट में इसको डेबिट करना चाहिए, ना कि उसको वेजेस अकाउंट में। तो इस एरर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। ये एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीन खरीद के लाए तो मशीन में ना लिखना चाहिए, लेकिन आप वेजेस में लिख दिए, यानी कि ये किस तरह का गलती है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। सैलरी एंड वेजेस इज डेबिटेड टू, सैलरी एंड वेजेस, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा डिफरेंस जान लीजिए। अगर वेजेस एंड सैलरी रहता है, वेजेस एंड अगर सैलरी रहता है तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेस है तो वो कहां जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पर क्या है, सैलरी एंड वेजेस है, तो सैलरी एंड वेजेस है तो कहां चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता। 30 नंबर, द समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज, एसेट को और लायबिलिटी को पर्टिकुलर डेट पर एक साथ हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसमें एसेट और लायबिलिटी दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू असर्टेन, फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्या पर्पस होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है हम लोग साल के एंड में बनाते हैं, जो कि वो दो चीज शो करता है, फिनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, प्रॉफिट और लॉस भी शो करता है और फिनेंशियल पोजीशन भी शो करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर सी। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स ओवर एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपको पढ़ाया भी गया है, कैपिटल। इन विच स्टेटमेंट वुड यू फाइंड ऑल ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। एसेट्स भी रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करते हैं, इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल भी। ये रिकॉर्ड होता है ट्रायल बैलेंस में।
ट्रायल बैलेंस में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर सारा रिकॉर्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलपट ट्रायल बैलेंस। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट एसेट, इनमें से कौन सा करेंट एसेट नहीं है? तो इसमें से करेंट एसेट कौन सा नहीं है? देखो, कैश करेंट एसेट है, स्टॉक करेंट एसेट है, डेटर करेंट एसेट्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बिल्डिंग हमारा जो है करंट एसेट नहीं है, बिल्डिंग हमारा क्या है? तो फिक्स्ड एसेट है। 35, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है बकाया, द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड, खर्च कर दिए हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा क्या होता है? तो लायबिलिटी होता है, ऑप्शन नंबर सी। 36, इफ क्लोजिंग स्टॉक appear इन द ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक appear इन ट्रायल बैलेंस, इट विल बी शो इन। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, appear रहता है, अंदर रहता है, तो विल नॉट कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। इफ ट्रेडिंग if closing stock is given in trial balance, it is not considered in a trading account, it will be show in balance sheet। मतलब क्या है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर रहता है तो वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि वो जाता है आर्थिक चिट्ठे में, यानी कि बैलेंस शीट में आता है, एसेट साइड। अब देखिए कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। क्या है हमारा? 37, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं? कर लेते हैं। व्हाट इज टैली? टैली क्या है? टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर वेजेस एंड सैलरीज शीट ऑफ क्या? थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज एक्यूरेटली एंड क्विकली इज, हजारों कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन प्रपत्र शुद्धता तथा शीघ्रता से तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है। मतलब बहुत सारा अगर एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या देंगे? वेजेस देंगे और सैलरी देंगे। तो किस सॉफ्टवेयर में सिस्टमेटिक तरीके से और जल्दी से रिकॉर्ड हम लोग कर लेते हैं? तो वो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरोल अकाउंटिंग में। पेरोल अकाउंटिंग में इसका हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? तो डीबीएमएस का ये तो आपको रटना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा होता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म। देखो इसका एक और चीज जो है फुल फॉर्म, इसका भी याद रखना, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपको मतलब पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से दो अंक बाइनरी पद्धति में उपयोग होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं ऑप्शन नंबर 1, G और 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और भी नेक्स्ट मॉडल पेपर या क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।